नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो दोपहर के बज चुके हैं 1 और आप सभी को पता होगा कि 1 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी आज लास्ट की क्लास होगी। ठीक है ना, खाकी 2.0 में और विनायक बैच में चलती है, जैसे कि आप करते भी आ रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। बहुत अच्छा प्यार आपने दिया। तो ठीक है, तो पहले तो एक बार सभी के सभी जुड़ जाएंगे। ठीक है, पूजा देवी जी हमारे साथ हैं। गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून, आपकी स्वीकार है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलो, और जी के सब्बीर खान जी हमारे साथ हैं। विकास कुमार हैं, योगेश जहां, मनीष कुमार होंगे। ठीक है, और योगेश कुमार सभी जो है, नीतू कुमारी हैं। तो सभी के सभी यहाँ पर जुड़ते हुए और फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो आज हमारी खाकी 2.0 में लास्ट क्लास होगी, उसके बाद हम आपको 1 बजे नजर न आएंगे, फिर अलग, ठीक है ना, बैच में दिखाई पड़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये प्यार आपका हमेशा याद रहेगा, उस पर तो बाद में डिस्कस करेंगे हम। पहले अपने टॉपिक की तरफ हम आपको जो है लेके चलेंगे। टॉपिक तो मेरे प्यारो उत्तर प्रदेश वन्य जीव अभयारण्य आपकी जो है डिमांड भी थी, लेकिन करवाता भी मैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए अपने में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। ठीक है, चलो, 4 बजे वाला प्रैक्टिस सेट तो चलेगा ही कंटिन्यू। तो कल 4 बजे हम आपको नजर आएंगे, लेकिन 1 बजे नहीं आएंगे एप्लीकेशन पर। ठीक है, चलो, तो एक बारे जो है देखते हैं उत्तर प्रदेश वन्य जीव अभयारण्य। मेरे प्यारो, एक होता है नेशनल पार्क, जिसे मैं बोलूंगा राष्ट्रीय उद्यान, और एक होता है वन्य जीव अभयारण्य। नेशनल जो पार्क होता है उसे केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाती है। और नेशनल पार्क की यदि मैं बात करूंगा तो उसका जो क्षेत्र होता है, उसका जो नेशनल पार्क जिसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है, उसका क्षेत्रफल तो एक तो ज्यादा बड़ा होगा। दूसरी, उस पर जो है कानूनी रूप से, जैसे कि मैं बात करूं पशुओं को चराना हुआ, ठीक है ना, लकड़ी काटना है, लकड़ी लाना, ऐसे आवागमन, ऐसी चीजों पर होता है प्रतिबंध। वन्य जीव अभयारण्य में हम कर सकते हैं, पशुओं को भी चरा सकते हैं, सूखी लकड़ी, जो पेड़ नहीं काटेंगे, सूखी लकड़ी वगैरह, इन चीजों को हम ठीक है ना, कर सकते हैं, और उसमें आवागमन की भी स्वतंत्रता होती है। वैसे दोनों एक ही हैं, तो चलते हैं। पहले मैं आपको हेडिंग डालकर बताऊंगा। ठीक है, एक सेकंड। चलो, तो पहले हम हेडिंग डालेंगे सर जी, राष्ट्रीय उद्यान। कौन से उद्यान की बात होगी, तो मेरे प्यारो मैं यहाँ पर लिख दूंगा राष्ट्रीय उद्यान। सर, राष्ट्रीय उद्यान को क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे मेरे प्यारो नेशनल पार्क। ये आपको पता भी होगा कौन सी पार्क की बात होगी, तो मैं बताऊं तो आप लिखेंगे सर जी नेशनल पार्क। इस तरीके से लिख भी देना है, सभी को पता भी होगा, ठीक है ना। नेशनल पार्क, ये आपको कर देना है नेशनल पार्क। चलो, कौन सा पार्क होगा, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, ये तो डला हुआ ही है। अब बात किसकी आती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुल नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, तो हम बताएंगे सर जी मात्र एक है। ठीक है, कितनी है, तो एक, पहले तो आपको यही लिख देना है, पूछा जाता है। अब एक कौन सा होगा, उसका नाम होगा दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, चलो, तो मैं इस तरीके से आपको लिखूंगा और आप बताते भी चलेंगे मुझे, दुधवा नेशनल पार्क, ये आपको हेडिंग डाल देनी है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम होगा दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, चलो, मैं यहां लिख दूं एकमात्र, इस तरीके से लिख देना है, एकमात्र नेशनल पार्क होगा। या उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्कों की संख्या कितनी है, तो एक, और एकमात्र नेशनल पार्क वो आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई देता हुआ स्वर्ण से अक्षरों में लिखा हुआ है शब्द दुधवा नेशनल पार्क। मेरे प्यारो, कौन सी नेशनल पार्क की, दुधवा नेशनल पार्क की बात होगी। वर्ष 1958 की बात है, पहले समझना है, उसके बाद आप लिखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। वर्षों 1958 ईस्वी में मेरे प्यारो सर्वप्रथम सोनारी, या मैं बोलूं सोनारीपुर, कौन सा पुर होगा सर जी, सोनारीपुर अभयारण्य के रूप में, या ठीक है ना, इसकी स्थापना की गई।
पहले नाम था सोनारीपुर। नाम क्या था सर जी? सोनारीपुर हम बोलेंगे। वर्ष कौन सा था? 1958 में सोनारीपुर अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया। फिर इसके बाद 1968 में इसे अभयारण्य का दर्जा दिया गया और 1977 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और मैं बात करूंगा तो मेरे प्यारो, अब ये टाइगर रिजर्व का भी दर्जा दिया, तो ये सारी चीजें हम एक बार विस्तार पूर्वक करते चलेंगे। तो दुधवा नेशनल पार्क आपके सामने लिखा हुआ है। अब क्या क्या होगा दुधवा नेशनल पार्क के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान को सर्वप्रथम मैं लिखूंगा, इस राष्ट्रीय उद्यान को इसी तरीके से लिख देना है सर। इस राष्ट्रीय उद्यान को, इस राष्ट्रीय उद्यान को ये लिखना है, इस राष्ट्रीय उद्यान को सर्वप्रथम, कौन से प्रथम की बात होगी तो आपको बताना है इस नेशनल पार्क को सर्वप्रथम 1958, कौन से वर्ष की बात होगी? 1958 ईस्वी में, ठीक है। ये हम लिखेंगे 1958 ईस्वी में सोनारीपुर, ये लिख देना है। कौन सा सर जी? सोनारीपुर, सोनारीपुर अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। कौन से अभयारण्य की बात होगी तो हम बताएंगे सोनारी, ऐसे पूछ लिया जाता है। सोनारीपुर अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, रूप में स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है, स्थापित किया गया था। चलो जी, क्वेश्चन क्या होगा? तो आज की दुधवा नेशनल पार्क को सर्वप्रथम 1958 में किस नाम से? सोनारीपुर अभयारण्य के नाम से स्थापित किया गया था। और किसकी संरक्षा के लिए? यह भी पूछा जाता है, किसकी संरक्षा होगी? तो हम बताएंगे सर जी, संरक्षा होगी बारहसिंघा और हिरण जो होता है उसकी संरक्षा के लिए इसे स्थापित किया गया। किसे? सोनारीपुर के नाम से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको बताना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो, चलो भाई, अब यहां तक ये आपके समझ में आया होगा। अब संरक्षा की यदि मैं बात करूं, किसकी संरक्षा होगी तो हम बता देंगे मेरे प्यारो, बारह सिंघा नाम सुना होगा आपने। कौन सी सिंघा की बात है तो सर आप बताएंगे बारह, इस तरीके से लिख देना है, सिंघा और जी के हिरण है, ठीक है ना। बारह सिंघा और हिरण की संरक्षा के लिए, मतलब रक्षा के लिए 1958 में सोनारीपुर अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया। आगे बात समझ में, चलो जी। अब बात क्या होती है मित्रों, वर्ष 1968 ईस्वी में आपको लिखना है कौन सी वर्ष की बात है। वर्ष होगा 1968 में इसे दुधवा अभयारण्य घोषित किया गया, नाम बदल दिया। और 1968 ईस्वी में, 1968 में, तो 1968 में ये लिख देंगे दुधवा अभयारण्य घोषित किया गया। कौन सा? तो आपको बताना है, इस तरीके से नाम पड़ता आ रहा है, दुधवा अभयारण्य घोषित किया गया। ये आप ही बताएंगे बढ़िया तरीके से, दुधवा अभयारण्य घोषित किया गया। आर्य बात समझ में? चलो, यहां तक पॉइंट आपके जो समझ में आया होगा। स्थापित 1958 में सोनारीपुर के नाम से। फिर मेरे प्यारो 1968, 10 वर्षों के बाद, कितने? 10 वर्षों के बाद सर जी इसे दुधवा अभयारण्य घोषित किया गया और इसका क्षेत्र भी बढ़ाया, 212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसका कर दिया। क्षेत्रफल की यदि मैं बात करूं, जब 1968 में, ठीक है ना, जब इसे अभयारण्य का दर्जा दिया तो इसका क्षेत्रफल जो एरिया है वो 212 वर्ग किलोमीटर कर दिया मेरे लाडलो। कितने वर्ग किलोमीटर? तो हम बताएंगे सर जी 212 वर्ग किलोमीटर कर दिया। यहां तक पॉइंट कंप्लीट कंप्लीट है सर। चलो, अब वर्ष आता है सर जी 1977। ये पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है। वर्ष 1977 में क्या है, अब इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। तो भाई साहब ये लिख देना है नेशनल पार्क। कौन से पार्क की बात है? नेशनल पार्क का दर्जा दर्जा दिया गया। अब नाम क्या होगा? अब क्वेश्चन पूछा जाता है
दुधवा नेशनल मतलब दुधवा अभयारण्य को नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? 1977 बता देना, ठीक है ना। कौन सा वर्ष? तो 1977 बता देना, ये करेंगे। नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया तो ये हम बताएंगे। और भैया अब नाम क्या हो गया? नाम हो गया पूरा का पूरा दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है ना। कौन सा नेशनल पार्क होगा तो मैं लिख भी दूंगा और आप भी लिख देंगे दुधवा नेशनल पार्क, ये आपको बताना है बढ़िया तरीके से। नाम हो गए सर जी दुधवा नेशनल पार्क। तो एकमात्र है उत्तर प्रदेश में आज की नेशनल पार्कों की संख्या कितनी है, तो अब हमें बताना है सर जी। ये तो एक ही तो है, और नाम क्या होगा? दुधवा नेशनल पार्क होगा। और आजे की दुधवा नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? तो आप बताएंगे सर जी 1977 में दिया गया। ये आपको बताना है बहुत बढ़िया तरीके से, कौन से वर्ष? 1977 में दिया गया। चलो अब ये यहां तक कंप्लीट होगा। अब मैं एक बात करूंगा, ये दुधवा नेशनल जो पार्क है ये कहाँ किस जनपद में स्थित है? भाई यही लिखे देता हूं मैं जनपद, आप बताएंगे सर जी। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है उसका नाम है लखीमपुर खीरी। वो लखीमपुर खीरी जो 7680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मैंने लिखवाया होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, तो हम बताएंगे सर लखीमपुर खीरी होगा। क्षेत्रफल भी बताया होगा मैंने, 7680 वर्ग किलोमीटर है। और इसी जनपद के प्रांगण में, इसी जनपद की गोद में एक उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क अवस्थित है जिसका नाम होगा सर जी दुधवा नेशनल पार्क। अब मैं इसके क्षेत्रफल की भी बात करूंगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, आएगा भाई एकमात्र ही तो नेशनल पार्क है, और जब एकमात्र है तो हमसे पूछा भी जाएगा सर इसका क्षेत्रफल कितना है, तब हम बताएंगे भैया 490 वर्ग किलोमीटर होगा। तो कितना? तो आप बताएंगे सर 490 वर्ग किलोमीटर। यदि क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 490 वर्ग किलोमीटर आपको बताना है। यहां तक पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। चलो सर आया है। अब इसी के साथ मित्रों एक आता है प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में, आपने पढ़ा भी होगा प्रोजेक्ट टाइगर। हाँ, बाघ, बाघों की घटती हुई जो है आबादी बोलूं, उसको देखते हुए केंद्र सरकार एक प्रोजेक्ट टाइगर लेकर आई है। कौन सा सर जी? प्रोजेक्ट टाइगर। और उसी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत मेरे प्यारो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क को 1986-87 में किसका तो प्रोजेक्ट मतलब कि टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। अब ये नेशनल पार्क से क्या बन जाता है? 87-88 करना है, मेरे मुंह से निकल गई होगी 86-87, 87-88 करना है। अब इसे क्या दिया गया है सर जी? टाइगर रिजर्व का दर्जा। ये भी पूछा जाता है टाइगर रिजर्व का दर्जा कब दिया गया, तो अब बन गया ये दुधवा जो है टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व का, टाइगर रिजर्व का दर्जा ये हम बताएंगे सर। टाइगर रिजर्व का दर्जा कब दिया गया, तो आप बताएंगे 87-88 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आ जाए क्वेश्चन, क्या पूछा जाएगा कि दुधवा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का दर्जा कब दिया गया, तो हम बताएंगे सर जी 1987 और 88 आपको कर देना। टाइगर रिजर्व का इसे दर्जा दे दिया गया। और इसके साथ मेरे प्यारो दुधवा नेशनल पार्क तो है ही, मतलब टाइगर रिजर्व का दर्जा तो दे दिया, और इसी में क्या क्या कर दिया है? एक किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य और कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य को इस बाघ परियोजना में संयुक्त रूप से सम्मिलित करके और लखीमपुर खीरी में अवस्थित इस दुधवा नेशनल पार्क में जोड़ दिया। किस किसे? अब टाइगर रिजर्व के साथ साथ क्या और पॉइंट होगा, तो आप बताएंगे सर किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। कौन सा अभ्यारण्य है, तो मैं बताऊं सर, आप करना किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपको लिखना है किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी आपको लिखना है। ये पूछे जाते हैं किन दो अभ्यारण्यों को टाइगर रिजर्व के तहत दुधवा नेशनल पार्क में जोड़ा गया, तो किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य वे, ठीक है ना। वे क्या होगा मेरे प्यारो? एक तो किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य और एक कतरनिया घाट, हम लिखेंगे सर
कतरनिया घाट, ये ऐसे ही लिख देंगे, कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य को। कतरनिया घाट कौन सा होगा सर जी? वन्य जीव अभयारण्य, ये लिखना है, कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य को, ठीक है ना, अभयारण्य को ठीक है ना, बाघ संयुक्त परियोजना में, इस तरीके से लिखेंगे सर जी, बाघ संयुक्त परियोजना में जोड़ा गया। ये भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा, आता है परियोजना में जोड़ा गया, ठीक है। अब इन तीनों को ही तो मिलाकर टाइगर रिजर्व का जो है दर्जा दिया गया। अब आ जाए कि टाइगर रिजर्व में जो दुधवा नेशनल पार्क है और किस किस से जोड़ा गया है, तो हम बताएंगे सर जी, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य और कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य को जोड़ा गया। अब मित्रों जब हम इसमें चलेंगे टाइगर रिजर्व में, तो हमें देखने को मिलेगा शेर, शेर भी मिल जाएगा, 12 सिंघा भी मिलेंगे, हिरन वगैरह ये तो डोलते ही रहे, गिदड़ा पिदड़ा तो ठीक है ना। और जी के आपको यहाँ पर अजगर भी देखने को मिलेंगे, जंगली भैंसा वगैरह, ये सारी चीजें हमें जो है जब जाएंगे घूमने और गाड़ी में बैठेंगे और घूमने निकलेंगे तो सारी चीजों का दीदार हमें होगा। तो किस में होगा? आप बताएंगे, दुधवा टाइगर रिजर्व में होगा। और उत्तर प्रदेश का पहला जो है टाइगर रिजर्व है, जिसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया 1987-88 में। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। चलो भैया, तो इतने गहराई से नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा, ठीक है। चलो, तो ये आपको बता देना है, पॉइंट यदि आएगा तो आप बताएंगे निश्चित तौर पर। चलो, अब बात आती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या, भाई ये भी क्वेश्चन आएगा। यदि आए तो आप देखेंगे कौन स्पीड के साथ बताएगा। उत्तर प्रदेश में सर जी, उत्तर प्रदेश में टोटल, ठीक है, टाइगर रिजर्व इस तरीके से लिखना है, उत्तर प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या, कुल क्या होगा? टाइगर रिजर्व की संख्या। तो हम बताएंगे सर, उत्तर प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? तब आपको बताना होगा मेरे प्यारो, टाइगर रिजर्व सर जी हम 4 ना करेंगे, कितने कर देंगे? 4। अब एक कौन सा था? एक तो सर हमने अभी पढ़ा है बहुत बढ़िया तरीके से, उसका नाम होगा दुधवा टाइगर रिजर्व। अब दूसरे की तरफ चलेंगे तो हम बताएंगे सर, नाम होगा दूसरा, मैं यहां लिख दूंगा, ठीक है ना, चुक्कावी कर देंगे या आप कर देंगे सर जी पीलीभीत। कौन से भीत की बात होगी? तो सर पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपको बताना है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व इस तरीके से छापेंगे। और मेरे प्यारो इसे, ठीक है ना, अब क्वेश्चन आता है ये अवस्थित कहाँ है सर? तो ये पीलीभीत में ही है, वो पीलीभीत जो बांसुरी के लिए जानी जाती है, आपने पढ़ा भी होगा, ओडीओपी योजना के तहत इसे बांसुरी के लिए मान्यता प्रदान की गई। किसे? पीलीभीत जनपद को। और पूछा जाता है सर ये पीलीभीत जो है ना, ये पीलीभीत में भी अवस्थित है, लखीमपुर खीरी में भी थोड़ा थोड़ा सा पड़ेगा, और सर ये बहराइच में भी अवस्थित है। तो ऐसे भी पूछ लेता है, बहराइच भी कर देंगे सर जी, और जी के आप लखीमपुर खीरी, वैसे मुख्य रूप से तो पीलीभीत में है, इनमें भी क्षेत्र इसका पड़ता है। जब पड़ता है तो सर जी हमें तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो कौन सा होगा? जो है तुक्का बोल देंगे या पीलीभीत आपको बोल देना है यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलो, अब इसे पीलीभीत को टाइगर रिजर्व का दर्जा कब दिया गया? सर 2014 में दिया गया। भाई ये भी पॉइंट आपको ऐड कर देना है, किस वर्ष दिया गया? तो 2014 में दिया गया। और ये भारत का 45वें नंबर का, यदि मैं बात करूं तो सर जी भारत का 45वें नंबर का टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश का दूसरे नंबर का, ठीक है ना। तो यहां लिख देंगे सर भारत का कैवे नंबर का था? तो बताइए सर, भारत का 45वां, इस तरीके से लिखना है, भारत का 45वां टाइगर रिजर्व, ये आपको बताना है, भारत का 45वां टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो भारत का 45वां टाइगर रिजर्व होगा। और मेरे प्यारो उत्तर प्रदेश का केवी नंबर का होगा सर जी? उत्तर प्रदेश का दूसरे नंबर का, ठीक है। पॉइंट आपकी समझ में आए होंगे बढ़िया तरीके से। हाँ सर जी आए हैं। अब इसी के साथ चलते हैं मित्रों, आपका तीसरा, एक तो पहले हो गए दुधवा नेशनल पार्क, और दूसरा
पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तीसरे की बात होगी सर अमनगढ़। मैं लिखूंगा तो आप लिखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। सर जी अमनगढ़ लिख दूं? हाँ, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व आपको कर देना है। और ये अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है? तो बिजनौर कर देना सर। उसी बिजनौर की बात कर रहे हो जो लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना चाहता है? हाँ, उसी बिजनौर की बात कर रहा हूं जहां से गंगा नदी होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है और अपनी शीतल जलधारा से उत्तर प्रदेश के 28 जनपदों से होकर बलिया से होती हुई बिहार में चली जाती है। ये वही तो बिजनौर होगा सर जी, जहां पर अमनगढ़ टाइगर रिजर्व अवस्थित होगा। पूछा जाता है कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है, तब आपको बताना होगा सर ये तो बिजनौर कर देना। और मेरे प्यारो इसे 2015 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। कौन सी वर्ष की बात होगी? तो 2015 आपको छापना होगा। चलो एक और है सर जी, एक कौन सा है? चौथा रह गया रानीपुर, आपको करना होगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये आपको बताना है। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये तो देश का 53वां नंबर का था ना। रानीपुर टाइगर रिजर्व सर इसे भी कर दें हम? हाँ, चित्रकूट कर देना है मेरे प्यारो। वो चित्रकूट, ठीक है ना, वो ही तो चित्रकूट की बात कर रहे हो जहां पर भगवान रामचंद्र ने अपने वनवास के 11 वर्ष व्यतीत किए थे, जहां पर कामदगिरी पर्वत अवस्थित है। वो चित्रकूट होगा मेरे प्यारो। जो लकड़ी के खिलौनों के लिए जाना चाहता है वो चित्रकूट, जहां पर रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित होगा। और सर जी दर्जा भी आप बताएंगे तो 2022 आपको मैं बता दूंगा कौन सा वर्ष होगा। तो 2022 आपको बताना होगा। देश का 53वां, सर जी देश का क्या होगा? 53वां, ठीक है ना। चलो 53वां टाइगर रिजर्व है। तो 4 टाइगर रिजर्व होंगे। सबसे पहले आपका कौन सा होगा? दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये आपको बताने हैं। बढ़िया तरीके से बताएंगे ना। चलो, और जब गागर में सागर जो मैराथन चलेंगी ना, उसमें इतनी तैयारी करेंगे कि उत्तर प्रदेश का पूरा भ्रमण कर जाएंगे, ठीक है ना। चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। ये आपके टाइगर रिजर्व हो गए हैं, ठीक है। चलो सर जी हो गए हैं। अब क्वेश्चन आएगा बब्बर शेर। वो बब्बर शेर सर जी जो गुजरात के गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। हाँ, एशियाई बब्बर शेर हैं सर जी उनका नाम। अब क्वेश्चन आएगा बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं लॉयन सफारी पार्क कहाँ अवस्थित है? ये तो छोटा सा हमारा सा जवाब है। इसका जवाब तो आपको देना होगा सर, और जवाब देंगे भी, ठीक है ना। बब्बर शेर ये आपको करना है। बब्बर शेर प्रजनन केंद्र इस तरीके से लिखेंगे, बब्बर शेर प्रजनन, ठीक है ना। बब्बर शेर प्रजनन केंद्र तथा तथा क्या होगा सर? तथा लॉयन सफारी पार्क, ये हम बताएंगे। तथा सर जी लॉयन सफारी पार्क, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने होगा। लॉयन सफारी पार्क ये कहाँ अवस्थित है? तो बब्बर शेर प्रजनन केंद्र तथा लॉयन सफारी पार्क, तो सर आप इटावा चले जाना। वो इटावा मेरे प्यारो जहां पर सेफई महोत्सव लगता है, मतलब कि सेफई महोत्सव मनाया जाता है, लगता ना, मनाया जाता है, वो इटावा होगा जो अबनाली का अपर्दन की अबनाली का अपर्दन से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में प्रभावित होने वाला जनपद होगा सर जी। वो ही तो इटावा की बात कर रहे हैं आप, ठीक है ना। हाँ, तो जो वस्त्र उद्योग के लिए भी जाना चाहता है इस बब्बर शेर प्रजनन केंद्र तथा लॉयन सफारी पार्क, तो आप बताएंगे सर इटावा। सेफई महोत्सव मैंने बताया वो ही जहां पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज अवस्थित है, वही सेफई। हाँ, तो मेरे प्यारो ये भी आप करेंगे। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा, तो जवाब आप बताते मुझे चलेंगे। आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब आपको हेडिंग डालना है वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा? सर जी हेडिंग डालेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य। मैंने तो डाल दी है, अब आप भी डालेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य। इस तरीके से करेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम बोल देंगे ना, ठीक है सर जी। वन्य जीव अभ्यारण्य। अब मेरे प्यारो वन्य जीव अभ्यारण्य तो मैं एक बार आपको दिखाऊंगा क्योंकि टाइपिंग में मैटर होगा, ठीक है। चलो अब वैसे मैं आपको यहाँ बताता चल रहा हूं, राज्य का सबसे विस्तृत
बोलूं तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो यहाँ लिख देंगे राज्य का सबसे, किसकी बात होगी सर, राज्य का सबसे विस्तृत, ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, राज्य का सबसे विस्तृत, ये लिखना है सर जी, राज्य का सबसे विस्तृत वन्य जीव अभयारण्य, कौन से अभयारण्य की बात है, वन्य जीव अभयारण्य, कौन पहले बताएगा, देखेंगे भैया कौन पहले बताएगा, तो हम बताएंगे सर जी, अब तो नाम मतलब कि पहले तो लिख देंगे हस्तिनापुर, इस तरीके से लिखना है, हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य, ये 5 जनपदों में पड़ता है। हस्तिनापुर का नाम बदल दिया सर जी, और क्या कर दिया, 12 सींघा वन्य जीव अभयारण्य कर दिया। तो अब यदि पूछा जाएगा ना, इसका नाम बदल दिया हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य का, और 12 सींघा वन्य जीव अभयारण्य कर दिया, 5 जनपदों में पड़ता है। सहारनपुर बिजनौर से स्टार्ट होता है, मेरठ, वो हस्तिनापुर जो कौरवों की राजधानी हुआ करती थी, आपको पता होगा, तो हस्तिनापुर मेरठ में ही तो अवस्थित है। वो हस्तिनापुर जिसे जैनियों की काशी कहा जाता है, पूछा जाता है जैनियों की काशी हस्तिनापुर को, और मेरे प्यारो मुख्य रूप से तो मेरठ, हापुड़, बिजनौर का जनपद इसमें आता है, संभलवी, ठीक है। तो हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य सबसे छोटा भी हमसे पूछा जाएगा, जब सबसे बड़ा है तो सर जी सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य भी यदि आएगा, सबसे छोटा, तो सर सबसे छोटा मैं बताऊं, हाँ, महावीर स्वामी कर देना, कौन से स्वामी की बात होगी सर जी, तो आप लिख देना महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य, कौन सा, तो महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य, ये आपको लिख देना है। छोटा बड़ा पूछ लेता है ना, आएगा सबसे छोटा कौन सा है, तो महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य करेंगे, और सबसे बड़ा यदि मुझसे पूछा जाएगा तो मैं तो कर दूंगा सर जी हस्तिनापुर। तो सर महावीर स्वामी कहाँ, तो आप ललितपुर कर देना, वो ललितपुर जो मध्य प्रदेश के तीनों ओर से घिरा हुआ जनपद है, और उत्तर प्रदेश के एकमात्र जनपद झांसी से भी सीमा साझा करता है, ये ललितपुर होगा, ये आपको पता होगा सभी को, ठीक है। चलो, तो सबसे छोटा महावीर स्वामी, सबसे बड़ा कौन सा होगा, हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य। एक आता है राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है ना सर, मैं हस्तिनापुर लिखो, तुमने स्थानापुर कर रखा, ठीक है ना। चलो, तो अब करेंगे सर जी एक क्वेश्चन और होगा, क्या होगा भैया, क्वेश्चन ये होगा राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य, ये तो पूछा जाता है सर जी, कौन सा, तो हम लिखेंगे राष्ट्रीय चंबल नदी, ठीक है ना, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य, कौन सा, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य, ये आप करेंगे। और सर ये 3 जनपदों में पड़ता है, कौन कौन से होंगे, मैंने तो पढ़ा था सर, उत्तर प्रदेश पढ़ा था, मध्य प्रदेश भी पढ़ा था सर जी, आप मध्य प्रदेश भी, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, मध्य प्रदेश और वे राजस्थान, ठीक है, ये 3 वो जनपद होंगे जहां पर राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित होगा। यदि पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पर आपको बताना होगा, ठीक है। चलो, अब एक और बात होगी, एक होगा सर जी शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ अवस्थित है, ये आपको बताना है, चिड़ियाघर बोलूंगा, शहीद अशफाक उल्लाह खां मेरे प्यारो, ये क्वेश्चन आता है, शहीद अशफाक उल्लाह खां, ये बताना है, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, कौन पहले बताएगा, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर पहुंच गया, तो आपको बताना है सर जी, प्राणी चिड़ियाघर है ना, शहीद अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर, हाँ, ये तो गोरखपुर कर देना आप, वो गोरखपुर जहां पर प्रति वर्ष खिचड़ी मेला लगता है, राप्ती नदी के किनारे अवस्थित वो गोरखपुर, जो मेरे प्यारो टेराकोटा के लिए जाना जाता है। शहीद अशफाक उल्लाह खां 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को मेरे प्यारो जो है फांसी के फंदे पर झूलने वाले प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान न्यौछावर कर दिया, नाम होगा शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, ये आपको पता भी होगा। एक पूछ लिया जाता है सर जी नवाब वाजिद अली शाह
ठीक है ना। कौन सा होगा तो हम बताएंगे नवाब वाजिद अली शाह। तो ये भी आपको बताना होगा, नवाब वाजिद अली शाह। स्पीड के साथ बताएंगे नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। ठीक है, मैं बोलूं प्राणी उद्यान भी ना बोल के चिड़ियाघर भी बोल दूं या तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्राणी उद्यान चिड़ियाघर दिया। और ये होगा नवाब वाजिद अली शाह सर जी। तो आप लखनऊ क्यों ना जाते, वो लखनऊ मेरे प्यारो, ठीक है ना, जो गोमती नदी के किनारे अवस्थित लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां नवाब वाजिद अली शाह, जो अवध के अंतिम नवाब पूछे जाते हैं, अवध के कैसे नवाब होंगे सर जी, अंतिम नवाब होंगे, और वहीं पर मतलब कि प्राणी उद्यान होगा लखनऊ में। आपको कर देना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आएगा तो निश्चित तौर पर आप बताएंगे। ठीक है, चलो अब आजे कि भारत का प्रथम नाइट सफारी, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आएगा। हम बताएंगे सर भारत की बात है तो भारत का प्रथम है, हाँ। तो मेरे लाडलो भारत का प्रथम इस तरीके से लिखना है, भारत का प्रथम नाइट सफारी। ये कौन सी सफारी की बात कह दी सर जी, मैंने तो भारत का प्रथम नाइट सफारी बोल दिया। मतलब कि नाइट माने रात्रि होगा ना, रात्रि वन्य जीव पार्क, ठीक है, ये भी होगा नाइट सफारी, रात्रि वन्य जीव। कौन सा होगा सर जी, वन्य जीव पार्क, ये आप बताएंगे वन्य जीव पार्क, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क ही कर देना, क्योंकि आगे लग रहा है। तो आप नोएडा आ जाना, ठीक है। चलो जी, कहाँ नोएडा पूछा जाएगा तो गौतम बुद्ध नगर, जो चीन और सिंगापुर की तर्ज पर है। चलो, हम गए थे देखने, बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड। तो अकेले ही चले गए। तो शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ, और भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क ही लिख देना, रात्रि वन्य जीव पार्क। तो आप बताएंगे सर जी ये नोएडा और गौतम बुद्ध नगर, न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसका पूरा नाम होगा, ये आपको बताना है। चलो, ना हुई ठीक है ना, करा दियो। चलो, अब ये जो कंप्लीट हो गए, अब चलते हैं एक बार वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कौन से अभ्यारण्य है सर जी, तो वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपको देखो मैंने बताया एक तो नाइट सफारी और एक नाइट सफारी पार्क, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। चलो, एक है सर जी चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। यदि मैं बात करूं उत्तर प्रदेश का, कौन से प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का मेरे प्यारो प्रथम, ठीक है ना, प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य, ये लिख देना है। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य, और उस अभ्यारण्य का मेरे प्यारो नाम क्या होगा, नाम होगा सर जी चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य किस वर्ष स्टैब्लिश हुआ, 1957, यही चिपका दिया है 1957, आप देख सकते हो। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे सर जी 1957 में हुई। 78, ये समथिंग में है, 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और धान की डलिया या धान का जो है कटोरा मैं बोलूं, वो चंदौली मेरे प्यारो, जो बिहार की सीमा से लगा हुआ है, वो चंदौली जिसे धान का कटोरा कहा जाता है। तो इसी चंदौली में मेरे प्यारो चै पे चंद्र और जैसे चंदौली, तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य चंदौली में हो गए, उत्तर प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य है, जो 78 जो वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एक होगा किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, 1972 में स्टेब्लिश, 227 वर्ग किलोमीटर, और लखीमपुर खीरी, ठीक है। वर्ग किलोमीटर तो हमसे पूछा ना जाए, लेकिन किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में है, हम बताएंगे सर जी तो लखीमपुर खीरी में होगा, ठीक है ना। कौन सा है, लखीमपुर खीरी आपको बताना होगा। और जी किशनपुर, कतरनिया घाट 1975 में स्टेब्लिश हुआ, बहराइच में है। और इन किशनपुर और कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य को मेरे प्यारो 1987-88 में दुधवा नेशनल पार्क के साथ मर्ज करके टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया, ठीक है। चलो मैं तुम्हारा चालान सबसे पहले करूंगा, देख लेना सर जी। राजकुमार राजपूत जी कह रहे हैं अच्छा, चलो मैं ऐसी नौबत ना आन दूंगा कि तुमसे ही चालान करवाऊंगा, ठीक है।
चलो, तो कतरनिया घाट पूछा जाएगा तो आप बहराइच बताएंगे। ये याद करते चलना है बढ़िया तरीके से। रानीपुर मैंने कराई दिया, ये टाइगर रिजर्व है, तो ये ललितपुर में, ठीक है ना, माफी चाहूंगा, चित्रकूट व बांदा दोनों जनपदों में पड़ता है, और मुख्य रूप से चित्रकूट होगा, ठीक है ना भाई। जैसे कि अब मैंने बताया हस्तिनापुर 5 जनपदों में फैला हुआ है, ऐसे ही आपका जो कौन सा होगा, रानीपुर, जिसे 2022 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया, तो आप बताएंगे सर जी चित्रकूट और बांदा 2 जनपदों में पड़ता है, ठीक है। महावीर स्वामी ललितपुर में मैंने लिखाया होगा, प्रदेश का सबसे छोटा, स्टार्टिंग में ही लिखा दिया होगा, प्रदेश का सबसे सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य, प्रदेश का सबसे छोटा, इस तरीके से लिखेंगे, सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य। कौन पहले बताएगा? हम पहले बताएंगे, वन्य जीव अभयारण्य। और सर जी इस अभयारण्य का नाम क्या होगा? तो आपको हम बताएं, क्या बताएंगे? चलो जी, चलो भाई, तो बताएंगे सर जी प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है यार, ये महावीर स्वामी ललितपुर में, ठीक है। चलो, चंबल की बात होगी मेरे प्यारो, चंबल ये 635 है, उत्तर प्रदेश के आगरा और इटावा में। वैसे तो मैं बात करूं मध्य प्रदेश और राजस्थान भी लगा हुआ है, और आपको बता देना है ये आगरा और इटावा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य ये मिर्जापुर में, आप बताएंगे। और हस्तिनापुर होगा मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, संभल, हापुड़, ये जनपद पड़ते हैं। और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल होगा 2073। तो प्रदेश का सबसे बड़ा, ये भी आपको बताना है सर जी, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य सर हम बताएंगे, तो बताना तो पड़ेगा। क्या होगा सर जी? हस्तिनापुर 1986 में स्टेब्लिश होता है। कौन से वर्ष में? तो आप बताएंगे 1986 में। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन। अगला क्वेश्चन, सोहाग, ठीक है ना, या सुहागी वरवा 1987 में महाराजगंज करेंगे, महा महाराज, सही है ना, महाराजगंज मेरे प्यारो। आपको बताना है वो महाराजगंज जो नेपाल की सीमा से लगता है, सनोली बॉर्डर भी यहीं पड़ता है, ठीक है, सनोली बॉर्डर भी यहीं पड़ता है। दीपक भैया पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ज्यादा बकवासबाजी मत करो, कल तो करोगी ना, क्योंकि कल मेरी अंतिम क्लास है, ठीक है ना। चलो, तो अपनी क्लास पे बहुत बढ़िया तरीके से आपको देखना है, समय बहुत ही कम है, और फिर भी आप ऐसी ऐसी बातें करेंगे, सर जी आपकी शादी होगी या ना हुई, ठीक है, ये शोभा नहीं देती। और मैं इन्हें, अब आपने कम से कम ना 250 कमेंट्स कर दिए, रेगुलर कर रहे हो, लिखा क्या है तुमने? कुछ लिखा है? कुछ भी ना लिखा होएगा, ठीक है। चलो, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? चलो, सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य इस श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर, इसे याद कर लेंगे। कछुआ, सर जी कछुआ की बात होगी तो वाराणसी में चलेंगे, और 7 किलोमीटर है, 1989 में इसकी जो है स्थापना होती है, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब इसी के साथ पक्षी विहार अभयारण्य, पक्षी विहार भी हमसे पूछे जाते हैं, और जब पूछे जाएंगे तो पक्षी विहार को भी हम बताएंगे। अब कैसे बताएंगे सर? बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य, नवाबगंज नाम था पहले, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, अब नाम रख दिया शहीद चंद्रशेखर आजाद, नाम सुना होगा। ये सर 1984 में स्टेब्लिश होता है, 2.25 वर्ग किलोमीटर में, और उन्नाव जनपद में पड़ता है। यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, क्या सर पूछ लिया जाए, नवाबगंज पक्षी विहार अभयारण्य या शहीद चंद्रशेखर आजाद पूछी जाएंगे, तो आप बताएंगे सर ये उन्नाव में होगा। समसपुर पक्षी विहार, ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। समसपुर पक्षी विहार 1987 की जो है, ये सबसे ज्यादा आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग में आएगा, और जब आएगा तो आपको बताना होगा, ठीक है। चलो,
समसपुर पक्षी बिहार की स्थापना 1987 और वर्ष भी पूछ लिया जाता है, ये रायबरेली में पड़ता है मेरे प्यारों। कौन सी बरेली की बात होगी सर, हम बताएं? बताओ तो रायबरेली आप कर देना बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो जी अगला। लाख बहोसी पक्षी बिहार कन्नौज में, वो महोदय श्री के नाम से जाना जाने वाला कन्नौज। और मैंने एक बार ये मतलब कि यदि मैं बात करूं जिला दर्शन सीरीज में भी कराए होंगे। ठीक है, लाख बहोसी पक्षी बिहार 1988 में स्टेब्लिश होता है। कन्नौज जिसे इत्र नगरी के नाम से, सर जी कौन सी नगरी की बात होगी, तो इत्र नगरी के नाम से जाने जाने वाला वो कन्नौज, जो मेरे प्यारों पूर्व का गिरास भी कहा जाता है, उसी में लाख बहोसी पक्षी बिहार अवस्थित होगा। पार्वती अरंगा पक्षी बिहार 1990 में गोंडा में, जिसे गोनर्द के नाम से जाना जाता था, वो गोंडा मेरे प्यारों जो पतंजलि की जन्म भूमि रहा करती है, बताया जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार। तो गोंडा आप करेंगे जहां पार्वती अरंगा पक्षी बिहार अवस्थित होगा। समनपुर पक्षी या समन पक्षी बिहार मैनपुरी, सर जी एटा मैनपुरी, तो आप मैनपुरी चले जाएंगे समन पक्षी बिहार देखेंगे तो। ओखला पक्षी बिहार सर जी ये 1990 में स्टेब्लिश हुआ, 4 किलोमीटर है और गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है ना, ये कौन सा संत कबीर कर दिया, ये मात्र गौतम बुद्ध नगर में अवस्थित होगा। ठीक है ना, गौतम बुद्ध नगर ये सूरजपुर पड़ता है हमारे पास ही, वहां से स्टार्ट हो जाते हैं की इकड़ी सी उनमें पानी भरा हुआ है, उसका नाम है ओखला पक्षी बिहार। ठीक है, एक है बखीरा पक्षी बिहार सर जी, ये भी 1990 में स्टेब्लिश हुआ, ये संत कबीर नगर और बस्ती में पड़ता है। ठीक है ना, वो संत कबीर नगर जिसका जिला मुख्यालय खलीलाबाद में है, वहीं बखीरा पक्षी बिहार अवस्थित होगा, ये भी आपको करना है। और विजय सागर पक्षी बिहार 1990, विजय सागर रे महोबा और हमीरपुर आपको बताना है। आला उदल की वो नगरी मेरे प्यारों, किसकी नगरी है, आला उदल की नगरी, जहां पर ठीक है ना क्या विजय सागर पक्षी बिहार अवस्थित होगा। इन्हें नोट करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, आईफोन जो है दिलवाओगे तो मैं खुद देना चाहिए, जब सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हें देना चाहिए, लेना चाहिए सिलेक्शन के बाद सर जी। ठीक है, आई आईफोन और 30, चलो बहुत बढ़िया दे दीजिए, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, चलो सब सिर माथे मतलब लेने की बात कर रहे हो, देने की बात नहीं कर रहे। सांडी पक्षी बिहार हरदोई में अवस्थित है सर, 1990 में स्टेब्लिश हुआ। पटना पक्षी बिहार में एक बार करा चुका हूं इन्हें। ठीक है, तो आप बताएंगे पटना पक्षी बिहार 1990, और सर ये एटा में पड़ता है। कहाँ एटा, वो एटा जहां जलेसर सुना होगा, और वो जलेसर मेरे प्यारो जो कास्ट वेल के लिए जाना जाता है। सर कास्ट वेल क्या होगा, जहां पर जो पीतल के घंटा और घुंघरू बनाए जाते हैं। देखा होगा भगवान रामचंद्र जी का जो भव्य मंदिर, या मैं और मंदिरों की भी यहाँ चर्चा करूं, दुनिया भर के अधिकांश मंदिरों में जलेसर का ही घंटा जाता है। वो एटा की पावन भूमि पर अवस्थित होगा। वो एटा होगा सर जी जहां पर एक जो है मैं बात करूंगा प्रागैतिहासिक काल के जो है स्थल अतरंजी खेड़ा एटा में ही तो है, और यहीं पर एक पटना पक्षी बिहार भी अवस्थित है। भाई सुर सरोवर पक्षी बिहार कई बार पूछा जा चुका है। सुर सरोवर 1991 में स्टेब्लिश हुआ। आगरा और इटावा, मुख्य रूप से आगरा में वो ताज की नगरी जो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में बसाया, जिसे पहले अग्रवर्ण के नाम से जाना जाता था। वो आगरा होगा मेरे प्यारों जहां पर कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान अवस्थित होगा। पागल खाना भी होगा, पागल खाना तो क्वेश्चन आएगा, लेकिन सुर सरोवर पक्षी बिहार आपको बताना होगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। जयप्रकाश नारायण पक्षी बिहार, इसे सुरहताल भी हम बोलेंगे, ये बलिया में जयप्रकाश नारायण सर जी, जयप्रकाश नारायण पक्षी बिहार सुरहताल 1991 में स्टेब्लिश हुआ। बलिया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत बिंदी के लिए मान्यता प्रदान की गई। वो बलिया जो महर्षि वाल्मीकि और दुर्वासा ऋषि की जन्मभूमि रही है,
वो बलिया जो 1857 की क्रांति का आगाज करने वाले वो क्रांतिकारी शेर जिनका नाम मंगल पांडे, उनकी जन्मभूमि, और बलिया का शेर कहा जाने वाले वो चित्तू पांडे जी जो बलिया के ही जो है निवासी हैं, जो बिहार की सीमा से वे बलिया लगता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभयारण्य 2003 में सर जी आंवला नगरी में अवस्थित होगा। वो प्रतापगढ़ जिसका नाम होगा, जो सई नदी के किनारे अवस्थित होगा सर, नाम तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभयारण्य होगा। स्टैब्लिश 2003 में होगा। प्रतापगढ़ जिसे आंवला नगरी के नाम से जाना जाता है, सई नदी के किनारे अवस्थित है, ये भी आप बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। शेखा झील सर जी कई बार पूछी गई है। शेखा झील 2016 में स्टेब्लिश होती है। 0.4 जो है 0 किलोमीटर में, मतलब कि वर्ग किलोमीटर फैली गई है। अलीगढ़ जिसे आज हरिगढ़ हम बोलेंगे, वो अलीगढ़ जो ताला नगरी के नाम से जानी जाती है, वो अलीगढ़ होगी मेरे प्यारों, जहां पर राजा महेंद्र प्रताप राजकीय विश्वविद्यालय भी अवस्थित होगा। नाम तो सर जी अलीगढ़ होगा, ठीक है ना, क्या होगा, अलीगढ़। शेखा झील। चांद खमरिया कृष्ण मृग क्षेत्र 2017 में, और सर जी प्रयागराज जिसे मैं इलाहाबाद बोलूंगा, वहां पर अवस्थित होगा। चलो एक एक बार इन्हें भी देखेंगे। रामसर स्थल मेरे प्यारों, कौन से स्थलों की बात होगी तो आप बताएंगे। रामसर स्थल बताऊं सर जी? हाँ, रामसर स्थल बताना है। नवाबगंज पक्षी विहार अभयारण्य या पक्षी अभयारण्य जो उन्नाव में पड़ता है, रामसर। टोटल उत्तर प्रदेश में 10 हैं। कितने हैं? 10। अब वे 10 कौन कौन से, एक बार देख लो। पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य गोंडा में। समनपुर पक्षी अभयारण्य मैनपुरी, ये समन है। ये समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली, और हैदरपुर आर्द्रभूमि ये मुजफ्फरनगर। इन्हें एक बार रट देना बढ़िया तरीके से। नवाबगंज तो उन्नाव, पार्वती अरंगा गोंडा में, समन पक्षी मैनपुरी, समसपुर रायबरेली, हैदरपुर मुजफ्फरनगर, ठीक है ना। सांडी पक्षी हरदोई अभी कराए हैं। सरसई नावर झील नावर कर देना है इटावा में। ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरोरा तक इसे रामसर स्थल में जो है घोषित किया गया है। सुर सरोवर पक्षी बिहार जिसे कीमत या कीथम झील भी आगरा में, और बखीरा वन्य जीव अभयारण्य सर जी संत कबीर नगर। तो ये 10 होंगे आपके, क्या होंगे, रामसर स्थल। इन्हें भी आप कर लेंगे। और एक होगा भाई साहब, ठीक है ना, इन्हें और देख लेंगे एक बार, ठीक है। लुप्त प्राय प्रजातियों का प्रजनन केंद्र योजना। वैसे तो कुछ ना है, एक बार पढ़ लेना है बढ़िया तरीके से, है कुछ भी ना, ठीक है। चलो कुछ भी ना है तो ऐसे क्या है सर जी, तो इसे तो चलो पढ़ो या मत पढ़ो, एक बार नजरों ही नजरों में जो है ताड़ लेना इसे भी। कछुआ पुनर्वास योजना ये पूछी जाती है। अब मैंने बताया भी होगा, कछुआ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, वाराणसी में है, ठीक है ना। चलो जी, ब्रजेश कुमार जी, आज नाम ले लो गुरु जी, लास्ट है, अच्छा। चलो बहुत बढ़िया सर, मैं मेरी ससुराल है मैनपुरी, बहुत सुंदरता के साथ जवाब दिया। चलेंगे एक साथ मिलकर, कलेक्शन ले लो। कछुआ पुनर्वास योजना, यह योजना गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत आपको बस 1987 86 87 में से चलाई जा रही है। बस इतना याद रखना है, कछुआ पुनर्वास योजना कब से चलाई जा रही है, 1986 87। क्यों? गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो जो मांसाहारी कछुआ है, कछुओं को सुरक्षा व संरक्षण प्रदान करना, ठीक है। तो ये आपको बताना है, कछुआ पुनर्वास योजना 1986 87, ठीक है। घड़ियाल प्रजनन योजना सर जी, तो एक बार पढ़ लेंगे बस। घड़ियाल प्रजनन योजना, घड़ियाल प्रजातियों को लुप्त प्राय होने से बचाने के लिए घड़ियाल प्रजनन केंद्र कुकरेल, अब ये कुकरेल कहाँ पड़ता है, लखनऊ में, ठीक है ना, तथा कतरनिया घाट में स्थापित की गई। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 से चलाया जा रहा है हाथियों की रक्षा के लिए। और राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य, ये भी आप देख लेंगे, बस मगरमच्छ और घड़ियाल का संरक्षण किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, तो आप बताएंगे। और मित्रों आज हमारी क्लास होती है लास्ट, एकदम समाप्त, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करना है, याद तो आएगी आपकी। 1 बजे बहुत चिंता रहती थी, ठीक है, कंटेंट तैयार करना रात को एकदम दिमाग में आती थी भैया, ठीक है। चलो तो कलेक्शन जरूर लेना है, ठीक है ना। अब तो खैर हम प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, जो प्यार
ठीक है, यहाँ होता है वो प्रैक्टिस सेट में ना बन पाता, क्योंकि यहाँ पर आप फिक्स एकदम मुझे दिखाई देते हैं। बढ़िया तरीके से आपने बहुत प्यार दिया इस बैच में मुझे, ठीक है। और हकीकत में ही रियली में ही उसका तो मैं खैर व्याख्यान नहीं कर सकता, और कभी भी प्यार का व्याख्यान भी ना होता, ठीक है। वो तो भैया दिल में ही रहता आराम से ही। ठीक है, तो आपने बहुत बढ़िया तरीके से सेशन को भी पूरा किया है, बिना डाउट के बहुत बेहतरीन तरीके से। और सिलेक्शन लेना, एक बार जरूर तुमसे मुलाकात होगी, पहचान लेना, ठीक है ना। चलो, तो पहचानेंगे क्यों ना सर जी, जो है दिल से नाता जुड़ा हुआ है। तो सभी के लिए मैं तो आज बोलूंगा, ठीक है ना, टाटा बाय बाय। फिर मुलाकात होगी जब आपका सम्मान समारोह होगा। इस दिन पर आज डायरी पर लिख लेना, ठीक है ना। यदि मिलना है तो सिलेक्शन लेकर आएंगे सर जी, कसम है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से जो है मुलाकात तो करेंगे। चलो, मन तो ना कर रहा जाऊं लेकिन मजबूरी है, नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट होगी। चलो, बात करते रहेंगे आपसे बहुत बढ़िया तरीके से। तो इसी के साथ मित्रों, ठीक है, मजबूरी है तो मैं दूंगा अपनी वाणी को विराम, तो सही बच्चे बोलेंगे सर जी, जय हिंद जय भारत, ठीक है। बाय।